हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है ना, ये वीडियो में आज आप रिवीजन करोगे आपका जो चैप्टर है पावर शेयरिंग का। ठीक है, तो आपका फुल 100% रिवीजन हो जाएगा, ये बात की गारंटी लेती हूँ मैं। और क्या है, आपका कोई भी चैप्टर से ये नहीं कि पार्ट छूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और देखो जिन बच्चों को आप देख सकते हो मतलब नोट्स है, ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो ताकि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अब मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देती हूँ, अगर आप इसको खुद रीड करोगे, अगर चैप्टर आपने पहले से पढ़ लिया है फिर रीड करोगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल आएगा समझ में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता समझ में मैं उनको भी रिवाइज करा देती हूँ फुल की वीडियो, मतलब पूरी। ठीक है, तो चलो, डिफाइन एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम का क्या है, एथनिक कंपोजिशन पहले हम जानेंगे। तो जैसे हम अपनी बुक खोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है कि पावर शेयरिंग का हेडिंग आता है। देन ये बताया जाता है पावर शेयरिंग क्या होता है, मतलब कि पावर शेयर हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले वहां फिर दो कंट्री का स्टोरी दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे, फिर उसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे श्रीलंका के बारे में, देन उसका एथनिक कंपोजिशन, फिर आगे और सारी चीजें। तो सबसे पहले डिफाइन एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब ये जो बेल्जियम है उसका एथनिक कंपोजिशन देखो क्या है। तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक कंट्री है, यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, और इसको कंपेयर किया गया है हरियाणा से। ठीक है, जो हमारा हरियाणा है इंडिया का, उससे कंपेयर किया गया है। और यहाँ का पॉपुलेशन हरियाणा का हाफ है, मतलब 1 करोड़ है। इसका मतलब हरियाणा में 2 करोड़ है। अब यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 59% लोग डच बोलते हैं। पूरे कंट्री में 59% लोग क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। और 40% फ्रेंच बोलते हैं, और 1% बोलते हैं जर्मनी लैंग्वेज। ठीक है, अब जो 59% डच लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। ठीक है, तो आप उसको नोट करते जाना। 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, और 40% जो फ्रेंच बोलते हैं वो रहते हैं वॉलेनिया रीजन में, और जो 1% बचा वो रहता है बेल्जियन में। ठीक है, बेल्जियम में। अब इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल दिस कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी कंट्रास्टिंग। अब यहाँ तो बात हो गई, ठीक है, कंट्री के बारे में। अब देखो, यहाँ का कैपिटल क्या था, ब्रुसेल था। ठीक है, कंट्री का कैपिटल का नाम था ब्रुसेल। अब ये ब्रुसेल में क्या था, बिल्कुल उल्टा था। कंट्री में क्या है, डच बोलने वाले लोग ज्यादा है और फ्रेंच बोलने वाले लोग कम है। लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल में फ्रेंच वाले ज्यादा है, डच वाले कम है। ठीक है, यहां तक आगे आपको समझ में। अगर कोई पूछे एथनिक कंपोजिशन क्या है बेल्जियम का, तो आप यही बोलोगे। अगर किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा होगा एथनिक क्या होता है, तो देखो, एथनिक का मतलब कि शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर कोई कल्चर का लोग है, कोई कल्चर है, ठीक है, कोई कल्चर के लोग हैं, तो वो अपने एक रीजन में रहते हैं। ठीक है, अपने कल्चर के हिसाब से, तो वही हो जाता है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अपने लैंग्वेज के बेसिस पे, जो उनका कल्चर है उसके बेसिस पे अलग रहते हैं। ठीक है, अगर ये लैंग्वेज कह दो यहाँ रहेंगे, वो ये लैंग्वेज कह दो यहाँ रहेंगे, तो इस तरह था। ओके, अब देखो क्या क्या रीजन थे जो बेल्जियम में जो ये दोनों कम्युनिटी थी। क्योंकि देखो, जर्मनी को तो हटा दो क्योंकि ये 1% था। बात यहाँ पे इन दोनों की मेनली हम करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंच और डच में इतना क्यों, मतलब जो फ्रेंच बोलते थे और जो डच बोलते थे, इन दोनों में इतना क्यों टेंशन होने लगा, क्यों इतनी लड़ाइयां ये सब होने लगा। हालांकि यहाँ पे सिविल वॉर नहीं हुआ था जैसा कि श्रीलंका के केस में हुआ है। ठीक है, तो द मिनोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब देखो, फ्रेंच है ना, पूरे कंट्री में कम थे, कैपिटल में ज्यादा थे। तो मैं यहाँ कंट्री की बात कर रही हूँ, तो कंट्री में फ्रेंच बोलने वाले लोग क्या थे, कम थे। और वो लोग क्या थे, रिच थे, पावरफुल थे। ठीक है, रिलेटिवली ज्यादातर रिच थे और पावरफुल थे। अब द डच स्पीकिंग कम्युनिटी गेट एंग्री। अब ये जो डच वाले लोग हैं बहुत गुस्सा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको जितना भी बेनिफिट मिलता था इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या फिर एजुकेशन में, कोई भी फायदा जो होता था, जो मिलती थी, तो पहले क्या होता था, फ्रेंच वालों को मिलता था और बचा कुचा फिर मिलता था डच वालों को। ऐसा होता था, तो इनको है ना बहुत ही गुस्सा आता था। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे ये गुस्सा हो गया कि इनको पहले मिलता है, हमें बाद में मिलता है। तो यहाँ पे ये बात है। ठीक है, अब तीसरा रीजन देखते हैं। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 टू 1960। तो यही जो टेंशन था, ये जो लड़ाइया जो होता है टेंशन, तो इन दोनों के बीच में ना 1960 से लेके 1950 से लेके 1960 तक चली। ठीक है, तो डेट आपको बिल्कुल याद रखना है, जो 1950 है 1960 है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो, द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटी वॉज एक्यूट इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल। अब ये पूरे देश में तो ये टेंशन चल ही रहा था, क्योंकि क्या था, फ्रेंच वाले लोग क्या थे, कम थे, और डच वाले लोग ज्यादा थे। तो ये टेंशन चल रहा था। अब उसका उल्टा कहाँ पे चलता है, कैपिटल में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि आप जानते हो कैपिटल में बिल्कुल अपोजिट था। कैपिटल में क्या था,
देखो कैपिटल में क्या है, डच वाले लोग कम हैं और फ्रेंच वाले लोग ज्यादा है। और बिल्कुल इसका अपोजिट फिर कंट्री में है, तो कंट्री और कैपिटल में बिल्कुल अनबैलेंस है। तो इससे क्या होता है कि कंट्री में और खलबली मच जाती है। जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी ब्रुसेल है, वहां पे और खलबली मच जाती है। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम देखते हैं एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका के बारे में। ठीक है, इतना हमने समझा है वहां तक। अब श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है, आपको ये बात पता है। और श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, वहां पे भी बहुत विभिन्न तरह के जो पॉपुलेशन है बहुत अलग है। वहां पे 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, 74% सिन्हाला बोलते थे। और 18% लोग तमिल बोलते थे, और उनमें भी कुछ डाइवर्सिटी थी। उनमें है ना 13% लोग बोलते थे श्रीलंकन तमिल, मतलब उनमें 13% लोग श्रीलंका के थे, मतलब उनके पूर्वज भी श्रीलंका के थे। लेकिन 5% लोग इंडिया के थे, जो इंडिया में जो ब्रिटिश के टाइम में वहां पे काम कराने के लिए लेके जाते थे, तो वहीं पे वो लोग बस जाते थे एंड देन तो उसको है ना इंडियन तमिल कहा जाता था। और 8% लोग बोलते थे क्रिश्चियन। अब सबको प्लस करके देखो 100, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 74 सिन्हाला, 18% तमिल एंड 88% क्रिश्चियन, याद रखना है आपको। अब मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। अब जो सिन्हाला जो बोलते थे वो सब ज्यादातर बुद्धिस्ट थे। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू एंड मुस्लिम। और ज्यादातर जो तमिल थे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। जो तमिल है यहाँ पे ज्यादातर हिंदू थे या मुस्लिम थे। अब श्रीलंकन तमिल्स आर कंसेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न ऑफ द कंट्री। अब जो श्रीलंकन तमिल थे, देखो आपकी बुक में है ना जो श्रीलंका का मैप है वो दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे है ना नॉर्थ ईस्ट के इधर है ना, वहां पे है ना बताया गया है कि हाँ यहाँ पे है ना जो तमिल लोग थे वो वहां पे रहते थे। तो आप ये अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ हमने भी है ना एथनिक कंपोजिशन देख लिया श्रीलंका का। ठीक है, अब हम देखते हैं एथनिक कंपोजिशन अब हम देखते हैं रीजन क्यों हुआ था सिविल वॉर श्रीलंका में। आपको ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है वॉर क्यों हुआ था, उसी का हम रिवाइज कर रहे हैं। तो देखो, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ओके, अब द श्रीलंकन स्पीकर्स कैम इनटू गवर्नमेंट ड्यू टू देयर मेजोरिटी। अब जो सिन्हाला लोग बोलते थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज वाले लोग थे, वो लोग वहां पे गवर्नमेंट बन गए। क्यों बन गए? बिकॉज ऑफ देयर मेजोरिटी, उनका मेजोरिटी ज्यादा था इसलिए वो लोग गवर्नमेंट बन गए। ठीक है, अब दिस न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू स्टेबलाइज सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो नई नई गवर्नमेंट बनी थी, ये एक सीरीज अडॉप्ट करती है मेजोरिटेरियन मेजर्स। मतलब मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है कि हाँ जिसका ज्यादा मेजोरिटी होगा, जो लैंग्वेज का मतलब जितने भी लोग हैं, तो यहाँ पे मेजोरिटी किसका था? सिन्हाला का। तो मतलब वही राज करेगी। और उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को प्रधानता दे दी, सुप्रीमेसी कर दिया। मतलब जो ये नई नई गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने एक सीरीज अडॉप्ट किया जिसमें क्या किया, सिन्हाला को, जो सिन्हाला बोलते थे ना लोग, उनको है ना सुप्रीमेसी स्टेबलाइज कर दिया, मतलब उनको है ना प्रधानता दे दी। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language and thus disregarding Tamil. तो 1956 में उन्होंने क्या किया, एक है ना लॉ, मतलब एक पास मतलब क्या हुआ 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें है ना क्या किया, उन्होंने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज करार कर दिया और डिसरिगार्ड कर दिया तमिल बोलने वाले लोग को। तो आपको याद है ना, वहां पे तमिल लोग भी बोलते थे, उनको क्या क्या मतलब बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब कोई नहीं, निरादर कर दिया, आप कह सकते हो उसको। द सिन्हाला स्पीकर्स वॉज गिवन प्रिफरेंशियल पॉलिसी इन द यूनिवर्सिटी पोजिशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब जो सिन्हाला लोग बोलते थे उनको है ना जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, अच्छी अच्छी पोस्ट देने लगे। और जो बेचारे तमिल हो गए उनको कुछ भी नहीं मिलता था, क्रिश्चियन को भी नहीं मिलता था, मतलब बहुत कम, वो भी और भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। अब अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड एट द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। एक नया संविधान उन्होंने डिक्लेयर किया जिसमें जो मतलब क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट, क्योंकि सिन्हाला लोग ज्यादा बुद्धिस्ट थे, है ना, तो उन्होंने मतलब अपने आप को बहुत उच्च पद दे दिया कि नहीं हम ही है और कोई नहीं, तो ऐसा हो गया था। द श्रीलंकन तमिल वेयर डिनाइड आइडेंटिटी। जो श्रीलंकन तमिल थे ना वो अपनी आइडेंटिटी खो रहे थे। ठीक है, मतलब उनकी जो आइडेंटिटी, यानी उनका भी कुछ सम्मान, अपनापन कुछ है, मतलब जो आइडेंटिटी है उनकी सब खो रहे थे वो। ठीक है, ऑल दिस स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे ऐसे स्टेप्स
स्टेप्स उठाने लगी कि उससे क्या होने लगा, जो तमिल वाले लोग थे उनके मन में ये आ रहा है कि हम लोग क्या दूसरे देश, सॉरी, हम लोग क्या दूसरे ग्रह से आए हैं क्या, हमारे जैसा एलियन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहने का मतलब ये था हम भी यहीं के हैं, हम भी इस पृथ्वी के ही हैं, हम कोई दूसरे ग्रह से तो आए नहीं है जो ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो उनको एलिनेशन जैसा फील होने लगा, ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स को। खासकर किसको लगा, श्रीलंकन तमिल को, कि जो इंडियन तमिल थे वो तो चलो ठीक है इंडिया में वापस चले जाएंगे, जो इंडिया के तमिल थे। अब यहाँ पे बात आती है श्रीलंकन तमिल्स की, तो उनको मतलब उनके साथ ये हो रहा था। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो लोग सोचने लगते हैं कि ये हमारे कल्चर को लेके, हमारे लैंग्वेज को लेके बिल्कुल भी भावुक नहीं है। मतलब दे फेल्ट, वो सोचने लगे जो गवर्नमेंट है ना वो बिल्कुल भी भावुक नहीं है हमारे लैंग्वेज को लेके, हमारे कल्चर को लेके। अब सो द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल स्पीकर्स गॉट स्ट्रेन्ड, तो इसीलिए है ना जो रिलेशन था, जो संबंध थे सिन्हाला और तमिल के, बहुत ही बिगड़ने लगा, जिसके कारण बहुत तनावपूर्ण हो गया दोनों के बीच का रिलेशन। द दी थ्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटी टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अब यही जो दी थ्रस्ट चल रहा था दोनों के बीच में, तनावपूर्ण जो था, उससे क्या हुआ, वो एक सिविल वॉर में बदल गया। सिविल वॉर यानी कंट्री के अंदर ही, कंट्री के लोग ही लड़ रहे हैं, बहुत खतरनाक, ठीक है। अब द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी, इन्होंने क्या किया, अपना पार्टी लॉन्च किया, बहुत स्ट्रगल किया, मतलब फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। किसके लिए किया ये, मतलब अपने जो उनका लैंग्वेज है तमिल, उनको मान्यता दिलाने के लिए ये कर रहे थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज करार करो, उसको भी एजुकेशन में, जो हम लोग हैं मतलब जो तमिल लोग बोलते हैं, उनको भी इक्वलिटी मिलना चाहिए, बिल्कुल एजुकेशन में, जॉब में बिल्कुल इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए। तो वो क्या करने लगे, लॉन्च पार्टी उन्होंने की, बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है। अब देखो, दे डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। अब वो बोल रहे थे भाई ठीक है, तुम लोग अगर हमें ये नहीं देना चाहते तो हमें है क्या करो, एक एरिया दे दो। अभी मैंने आपको बताया जो रुको मैं बताती हूँ, जैसे कि श्रीलंकन तमिल लोग कहाँ रहते थे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री में रहते थे, नॉर्थन ईस्टर्न ऑफ द कंट्री में रहते थे, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम ये नहीं दोगे तो हमको अपना एक राज्य दे दो, हम उधर ही अपना हर चीज करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा, दे डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इलम का मतलब होता है कि हमको अपना एक स्टेट ही दे दो भाई, अगर नहीं देना चाहते कुछ भी, वो भी कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। ड्यू टू सिविल वॉर, अब सिविल वॉर हो चुका था, वो लोग बात ही नहीं मान रहे, तो सिविल वॉर बहुत खतरनाक सा हुआ, हजारों लोग मतलब बेघर हो गए, हजारों लोग मारे गए, बहुत सारी फैमिलीज फोर्स हो गई कि हाँ कंट्री छोड़ के चले जाओ, और बहुत सारे लोगों ने अपनी रोजी रोटी खो दी। तो ऐसा हो गया था। अब देखो, आप बोलोगे ऐसा तो बेल्जियम में भी था और श्रीलंका में भी था, दोनों में यही हो रहा था तनावपूर्ण। तो बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ जो वहां पे ये लड़ाइयां नहीं हुई और श्रीलंका में हो गया, तो वही हम देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट अरेंजमेंट्स मेड बाय बेल्जियम टू अकोमोडेट इट्स डाइवर्सिटी, अपनी डाइवर्सिटी को उसने ऐसा कैसे रखा जिसके कारण वहां पे लड़ाइयां नहीं हुई, जो श्रीलंका के केस में हो गया था। तो देखो, द अरेंजमेंट्स मेड बाय बेल्जियम एंड आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। अब क्या होता है, बेल्जियम, वही मैं आपको बता रही हूँ ऐसा क्यों हुआ था, जो श्रीलंका में लड़ाई हो गई, बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ, मतलब सिविल वॉर नहीं हुआ इतना खतरनाक सा। तो वहां के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, मतलब वहां पे क्या किया, ऐसा काम किया जो उससे पहले कोई भी देश ने ऐसा नहीं किया था। वहां पे क्या हुआ, उन्होंने है ना सबसे पहले बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड किया, चेंज किया 4 टाइम्स, मतलब उसमें सुधार लेके आया, ठीक है। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लेके आया, मतलब हर बार क्या होता था, एक बार किया तो नहीं, अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है, तो 4 बार उन्होंने किया, अमेंड किया। अब कब तक, किसके से कितने के कितने बीच में किया, 1970 से लेके 1993 तक, इतने के बीच में, मतलब इतना टाइम के बीच में 4 बार अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, चेंज, हल्का हल्का सुधार लेके आए, ठीक है। अब क्यों किया ऐसे वहां पे, इसलिए किया ताकि हर कोई है ना एक कंट्री में बिल्कुल अच्छे से रह सके, बिल्कुल इक्वली रह सके, सो डेट एवरीवन इनेबल टू लिव टुगेदर विद द सेम कंट्री, हियर आर द सेम सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। तो वही हम देखेंगे क्या क्या वहां पे अरेंजमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, या फिर आप उसको मॉडल भी बोल सकते हो, बेल्जियम मॉडल, ठीक है। अब देखो, द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या किया, ये करार किया कि संविधान में जो नंबर ऑफ डच लैंग्वेज है और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होते हैं, दोनों लैंग्वेज के जो मिनिस्टर रहेंगे इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। दूसरा, सम स्पेशल रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर मेजोरिटी मेंबर फॉर ईच ग्रुप सो दैट नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अलोन। अब देखो, आप समझो क्यों ऐसा किया, दोनों में इक्वल मिनिस्टर क्यों रखा,
दोनों लैंग्वेज के, इसलिए रखा। अगर आप मान के चलो, अगर है ना डच लोग बोलने वाले मिनिस्टर ज्यादा है, ठीक है, मान के चलो 10 मिनिस्टर है, उसमें से है ना 7 मिनिस्टर हो गए डच वाले और 3 हो गए फ्रेंच वाले, तो डच वाला क्या करेगा, अपने डच लैंग्वेज वालों के लिए अच्छे अच्छे रूल्स बनाएगा जिनमें उनका फायदा हो। तो इसलिए वहां पे ऐसा नहीं किया। वहां पे क्या किया, 5 हो गया डच का, नहीं जैसे कि देखो जर्मनी भी था, उसको भी याद रखना, ठीक है। जैसे कि 10 में से क्या किया, 4 दे दिया, 4 दे दिया डच वालों को, 4 दे दिया फ्रेंच वालों को, और 2 दे दिए जर्मनी वालों को। अब 2 क्यों दिए, क्योंकि आप देखो उनका पॉपुलेशन ओनली 1% था, ठीक है। अब सम स्पेशल लॉ आपने देख लिया, और क्यों किया, ताकि हर कोई अकेला डिसीजन नहीं कर सके। अगर कोई भी ऐसा करता, अगर मेजोरिटी अगर इक्वली नहीं होता वहां पे, तो क्या होता, अपने लिए जो उनके कल्चर के लोग हैं उनके लिए वो अच्छा प्रॉफिट वाला चीज जो भी लॉ बनाता, जो भी बनाता, तो वो उनके प्रॉफिट में होता। तो इसलिए वहां पे इक्वल किया। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This community government get elected by people belonging to one language community. अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं, तो इनके अलावा भी एक तीसरा टाइप का गवर्नमेंट बनाया, जिसको मतलब बनाया जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होती है, बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज की चूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि डच, फ्रेंच, जर्मन कि अब दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब कोई भी इशू हो, जैसे कि लाइक कल्चर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये सब इशू है ना, कौन सॉल्व करेगा, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो करेगा। तो आपने वो अरेंजमेंट्स देख लिए कि बेल्जियम में ऐसा क्यों नहीं हुआ लड़ाइया, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। अब वाई पावर शेयरिंग इज डिसरेबल और नेसेसरी। अब ये जो पावर शेयरिंग है इतना क्यों डेसरेबल है, या फिर आप ये बोल सकते हो वाई इट इज सो नेसेसरी, इतना क्यों जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, श्रीलंका में मैंने नहीं बताया कि वहां पे क्या अरेंजमेंट है। देखो मैंने आपको अरेंजमेंट पहले ही बता दिया, याद करो, मैंने बताया ना वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने है ना मतलब क्या क्या, उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी सिन्हाला वालों लोगों की, उन्होंने अपना गवर्नमेंट बना लिया, फिर ऐसे ऐसे एक्ट पास कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ, इक्वली नहीं ट्रीट किया जा रहा था, तो वहां पे इसलिए ऐसा हुआ। और श्रीलंका, आप बेल्जियम में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको रीजंस बताए, अभी बेल्जियम ऑर्डर बताया ना मैंने आपको 4, तो ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल रिवाइज हो चुका है, ठीक है। तो रिवाइज अगर देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, देर आर 2 मेन रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके 2 रीजन है। देखो क्या हुआ, अब एक चीज और, जो बेल्जियम है ना वहां पे पावर शेयर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट में, इन सब में क्या हुआ, पावर शेयर किया। लेकिन श्रीलंका में क्या किया, नहीं, एक पावर किसने रख ली, श्रीलंका मतलब जो सिन्हाला वाले लोग थे उन्होंने रख लिया वो सारी पावर। तो पावर क्या होता है कि पावर आप डिवाइड करो, इट इज बेटर, मतलब अच्छा है, पावर को शेयर करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, नहीं डिसीजन हो पाते अच्छे से। तो पावर शेयरिंग अच्छा भी बहुत होता है। यहाँ पे बेल्जियम के केस में पावर शेयर हुई, तो वहां पे देखो अच्छा नतीजा निकला। श्रीलंका में क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया, कि पावर शेयर ही नहीं किया उसने, अपना एक हाथ में रख लिया, तो वो क्या करेगा, अपने वाले लोगों को ही देखेगा बस। अब देखो, अब यहाँ देखते हैं, तो है ना वाई पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, जरूरी क्यों है, उसके 2 रीजन है। एक है प्रूडेंटल रीजन, दूसरा है मॉरल रीजन, ठीक है। देखो प्रूडेंटल रीजन मतलब, प्रूडेंटल रीजन में क्या है, पावर शेयरिंग अच्छा इसलिए है क्योंकि ये जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाइयाँ होती है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर लड़ाइयाँ जो होती है अलग अलग लोगों के कल्चर के लोग के बीच में, तो उनको कम करता है, लड़ाइयाँ कम करता है। आपने अभी देखा क्या हुआ, कम हो गया। श्रीलंका में पावर नहीं शेयर किया तो सिविल वॉर हो गया, है ना। तो एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये है ना स्पिरिट है, मतलब डेमोक्रेसी का आत्मा ही होता है पावर शेयरिंग। आ गया समझ में। तो ओके, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर। अब एक डेमोक्रेटिक रूल में है ना पावर शेयरिंग इन्वॉल्व होता ही होता है, और वो तब ज्यादा इफेक्ट करता है लोगों को। ओके, और क्यों होता है, देखो अब देखो पावर शेयर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डेमोक्रेटिक में आपको पता है पीपल क्या करते हैं, उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं, मतलब उनको कैसा लीडर चाहिए, है ना, इससे चुनाव करवाते हैं, ये सब होता है। अब डिफाइन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब जो पावर शेयरिंग है उसके क्या क्या फॉर्म्स है वो देखते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो होती है उसके 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, दूसरा वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ओके। एंड हम ये देखेंगे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है वो, और पावर शेयरिंग जो क्या कहते हैं हम उसको, पावर शेयरिंग इज ऑल्सो सीन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स ये सब होता है उनके बीच में पावर शेयरिंग देखी जाती है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है।
अब क्या है, अब है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, वो मतलब देखो हॉरिजॉन्टल आपको पता है क्या होता है, लाइन ऐसी होती है ना, ऐसी लाइन होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल का मतलब, है ना, और वर्टिकल का मतलब आपको पता है ऐसी होती है, पता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है कि इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट में, आपको पता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो चलो, तो ये सब होता है। तो इनमें क्या होता है, जो पहले हम रीड एक बार कर लो भाई। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। देखो इस फॉर्म में क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जितने भी लेजिस्लेटिव, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव, इन सबको क्या होता है इक्वल लेवल पे रखा जाता है, बिल्कुल इक्वल पे। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे जुडिशरी, ठीक है, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, तो इन सबको बिल्कुल इक्वल में रखा जाता है। देखो तीनों बराबर में है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जुडिशरी में क्या होता है, जैसे कोर्ट ये सब होता है ना, वो आता है जुडिशरी में, जो मतलब न्याय देते हैं, है ना। और लेजिस्लेचर में क्या होता है, लॉ बनता है। एग्जीक्यूटिव में क्या करता है कि IAS IPS जो होते हैं ये सब लॉ करवाते हैं, मतलब जो फॉलो करवाते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर में वैसे डिटेल में डिस्कस किया था हमने। तो अब यहाँ पे यही होता है, और ये क्या होता है, देखो इक्वल, अच्छी चीज क्या है कि ये सब इक्वल है। जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, तो क्या होता है जुडिशरी इस पे नजर रखती है, एग्जीक्यूटिव भी इस पे नजर रखता है, तो ये इस पे नजर रखता है कि ये इस पे, मतलब बिल्कुल एक सर्कल चल रहा है, सब एक दूसरे पे नजर रखता है कि भाई ये कोई गलती तो नहीं कर रहा, ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको है ना, ये अरेंजमेंट को हमें ना चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। ओके, तो अब देखो, अब वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इस फॉर्म में देखो क्या होता है, बेसिकली इसमें होता है डिफरेंट लेवल्स होता है गवर्नमेंट के, मतलब डिफरेंट लेवल होता है गवर्नमेंट के। तो एक गवर्नमेंट होता है जो जनरल गवर्नमेंट होता है पूरे एंटायर कंट्री का, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट होता है जो स्टेट लेवल का होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। उससे नीचे भी एक होता है लोकल या फिर सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि इन दोनों से कम होता है। इस सिस्टम में क्या होता है, पावर शेयर किया जाता है हाई टू लो लेवल। देख रहे हो वर्टिकल मैंने बताया ना, वर्टिकल ऊपर से नीचे ऐसे होती है, तो उसमें अब वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयर में क्या होता है, पावर शेयर होती है हाई टू लो लेवल। आ गया समझ में? ओके, अब कम्युनिटी गवर्नमेंट देख लो भाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट power may be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. This is called community government. एक तो कम्युनिटी गवर्नमेंट आपको पता है, ठीक है, क्या होता है। अब देखो पावर को है ना कम्युनिटी गवर्नमेंट भी शेयर किया जाता है, मतलब सोशल ग्रुप्स में भी शेयर किया जाता है, जैसे कि रिलीजियस के बेसिस पे, उनके लैंग्वेज के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे किया जाता है। जैसे कि देखो कुछ कंट्रीज के पार्ट ऐसे हैं, इन सम कंट्रीज क्या होता है कि वहां पे है ना, ये संविधान से एक बिल्कुल एक लीगल मतलब एक लीगल अरेंजमेंट है, बनाए गए हैं रूल जो सोशली वीकर सेक्शंस जो है ना, और एक तो हो गया सोशली वीकर सेक्शंस, वो दूसरे जो वुमेन्स हैं उनके लिए है ना, मतलब उनके लिए निकाला गया है कि हाँ इनके लिए थोड़ा सा पावर इनको दी गई है कि हाँ ये अपना भी एक नाम होता है, ये भी खड़े हो सके, ये भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके लेजिस्लेटर में, एडमिनिस्ट्रेटिव में। ठीक है, तो इनमें इनको है ना कुछ पावर, कुछ छूट दी गई है, क्योंकि बहुत ही सोशली वीकर है ना, जैसे कि जो होता है वो सब। अब पावर शेयरिंग इज ऑल्सो सीन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब पावर शेयरिंग जो होती है ना, इसको है ना मतलब, तो ये क्या होता है, पावर शेयरिंग है ना पॉलिटिकल ग्रुप्स और जो प्रेशर ग्रुप्स में भी होता है। अब देखो अगर कोई लॉ पास होता है, अब लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, तो क्या होता है, अब विरोध करने के बाद, अब ये नहीं कि हर बार ऐसा हो जाता है, तो विरोध करते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट ठीक है फिर से लॉ जो पास किया उन्होंने, फिर से वो क्या होता है वापस ले लेते हैं। इसका मतलब देख रहे हो, वो उन्होंने ऐसा किया फिर लिया, मतलब उनमें भी कुछ पावर थी तभी तो वापस ले लिया। तो है ना पावर शेयरिंग है ना, उनमें भी देखा जाता है, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो विरोधी होते हैं, उनमें भी होता है। लाइक अब देखो, अब एक बात और बताती हूँ, देयर आर मैनी इंटरेस्ट ग्रुप्स, बहुत इंटरेस्ट देने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, लाइक ट्रेडर्स, यूनियन, बिजनेसमैन, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर यूनियन, दे हैव द रोल। अब इतने सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ये सब लोग होते हैं, उनका भी एक रोल होता है पावर शेयर होने में। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो डिसीजन होते हैं, तो जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे भी उनका भी रोल होता है। ये नहीं कि उनका रोल नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बहुत रिच, बहुत बिजनेस में, कि देखो उनका बिजनेस चल रहा है, उससे कंट्री भी डेवलप हो रहा है। तो समझ रहे हो आप इस बात को? ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, तो
और यहाँ पे राइटिंग आपको खराब रख दी होगी, उसके लिए सॉरी, तो मैंने ऐसे ही लिखा था। देखो मेजोरिटेरियन क्या होता है, मेजोरिटिज्म जो मैंने बात की थी कि मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, मेजोरिटिज्म का मतलब ये होता है कि एक मान्यता होती है, माना जाता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है ना, जो मेजोरिटी लोग है, जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी है, तो कोई भी कंट्री में अगर कोई मेजोरिटी कंट्री लोग हैं तो वो रूल कर सकते हैं, वो चाहे कैसे भी रूल करे, जो उनके छोटे वाले कल्चर के लोग हैं कैसे भी रूल करे। तो मेजोरिटिज्म यही होता है जो श्रीलंका ने अपनाया, और उसका अंजाम क्या हुआ वो आपने देखा। तो जो आपका ये रिवीजन था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।